कि 16(4) का क्या हुआ, इंटरेस्ट और पेनल्टी वेवर के सेक्शन का क्या हुआ, ग्रुप इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये क्या सारी जो एम्प्लॉय इंश्योरेंस, की मैन इंश्योरेंस, इनसे रिलेटेड जो सर्विसेज हैं इनके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। क्या अगर बिल्डर जो है, डेवलपर जो है, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज और पीएलसी प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस दोनों को साइमल्टेनियसली लेता है, एक ही इनवॉइस पे लेता है, तो साहब वो कंस्ट्रक्शन सर्विस का ही प्रिंसिपल सप्लाई होगा। फिर एक इंटरेस्टिंग बात, मेटल स्क्रैप पे बहुत झगड़ा है, समझ में आता है कि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा कहीं ना कहीं मेटल स्क्रैप पर होता है और उसकी पैकुलैरिटी भी है। तो इन्होंने क्या किया, मेटल स्क्रैप को मेरे हिसाब से 9(3) में ले आए हैं। फिर उसके बाद 13 नए चेंजेस आए और साथ ही साथ एक बात और कह दी गई कि भाई कुछ जो रूल्स के चेंजेस हैं वो आपको जो है आगे हम सेपरेटली नोटिफाई कर देंगे, उसको प्रेस रिलीज में नहीं लिखा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का जो वीडियो है वो 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो 9 सितंबर यानी कि कल दिल्ली में हुई। अब 54वीं काउंसिल मीटिंग में बहुत सारे प्रपोजल्स, लगभग 32 प्रपोजल्स जो हैं वो नए आए हैं और काफ़ी सारी बातें हुई, काफ़ी चर्चाएं हुई और बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं भी हुई और मैं समझता हूं कि इनका एक बहुत दूरगामी, फार रीचिंग इम्पैक्ट भी होने वाला है और आप बहुत कुछ जानने के इच्छुक भी हैं कि 16(4) का क्या हुआ, इंटरेस्ट और पेनल्टी वेवर के सेक्शन का क्या हुआ, ये सब बातों के बारे में उन्होंने हमें बताया है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, तभी बातें सारी आपको पता लगेंगी, समझ आएंगी। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कृपया करके लाइक बटन दबाइए, अभी के अभी दबाया नहीं आपने, दबाइए ज़रा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, जैसा कि मैंने बताया कि 32 प्रपोजल्स आए कल की मीटिंग में। 2 प्रपोजल्स तो 2 नए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, गठन हुआ। एक तो भाई इंश्योरेंस, लाइफ एंड हेल्थ, दोनों इंश्योरेंस के लिए कि भी क्या इससे रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये क्या सारी जो एम्प्लॉय इंश्योरेंस, की मैन इंश्योरेंस, इनसे रिलेटेड जो सर्विसेज हैं इनके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, किन पर नहीं लगना चाहिए, इन सब बातों के बारे में वो चर्चा करेंगे जीओएम और अक्टूबर तक जो है अपनी रिपोर्ट देंगे। फिर कंपनसेशन सेस जो 1 जुलाई 2017 से चला आ रहा है और अभी तक उसको एक्सटेंडेड पीरियड में चलाया जा रहा है, उसका क्या भविष्य होगा, उसके ऊपर भी एक जीओएम बनाया गया। उसके बाद 17 सर्कुलर्स निकाले जाएंगे। सर्कुलर्स निकाले जाते हैं तो आपको पता है कि वो बेसिकली क्लैरिफिकेटरी नेचर होते हैं। सरकार ये बताती है कि भी ये टैक्स पोजीशन, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन इसके ऊपर एप्लीकेबल है, इसके ऊपर नहीं है, तो क्लैरिफिकेटरी नेचर होती हैं। ये 17 जो बातें हैं वो बताई गई हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी ये पहल है कि जिसमें हालांकि थोड़ा सा ये होता है कि सर्कुलर्स के साथ कुछ कंफ्यूजन्स भी बढ़ती हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि सर्कुलर आया और उस सर्कुलर को इम्प्लीमेंट करने या एक्सप्लेन करने के लिए एक और सर्कुलर आया। तो होता है कई बार कुछ चीज़ें हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं विद एन इंटेंट, लेकिन वो ओरिजिनल इतना कॉम्प्लिकेटेड होती है कि वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर उसके बाद 13 नए चेंजेस आए और साथ ही साथ एक बात और कह दी गई कि भाई कुछ जो रूल्स के चेंजेस हैं वो आपको जो है आगे हम सेपरेटली नोटिफाई कर देंगे, उसको प्रेस रिलीज में नहीं लिखा। तो आप समझ लीजिए 13 चेंजेस तो जो है वो एक्ट में, नोटिफिकेशन में या रूल में आएंगे जो लिखे हैं, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस हो सकते हैं। मतलब अगर हमने आज 32 चेंजेस की बात की है तो 32 की जगह ये मुझे लगता है कि 50 से 60 चेंजेस हो सकते हैं। तो अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रहा है तो मित्रों लाइक कीजिए इसको, वीडियो को अभी भी आपने लाइक नहीं किया है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। तो अब अगर हम 1 बाय 1 मोटा मोटी बात करें, जैसे कि मैंने कहा कि 32 प्रपोजल्स हैं, कुछ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स ऑफ गुड्स हैं। तो देखिए, एक तो नमकीन के ऊपर 18% से 12% कर दिया गया। मैं उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करूँगा। कैंसर ड्रग थी एक, उसके ऊपर इन्होंने 12 से 5 कर दिया। फिर एक इंटरेस्टिंग बात, मेटल स्क्रैप पे बहुत झगड़ा है, समझ में आता है कि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा कहीं ना कहीं मेटल स्क्रैप पर होता है और उसकी पैकुलैरिटी भी है। तो इन्होंने क्या किया, मेटल स्क्रैप को मेरे हिसाब से 9(3) में ले आए हैं
आरसीएम की बात की है, लेकिन 9(3) जो लेवी का सेक्शन है जहां पर स्पेसिफिक क्लास और क्लासेस गुड्स और क्लास ऑफ पर्सन्स को नोटिफाई करके नोटिफिकेशन 4/17 CTR या 13/17 CTR में उसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। तो अगर आप मेटल स्क्रैप खरीदते हैं किसी यूआरपी से और आप आरपी हैं तो आपको भाई साहब उस पर आरसीएम देना पड़ेगा। और साथ ही इसमें एक चेंज और है कि अगर मेटल स्क्रैप बिक रहा है, B2B बिक रहा है, तो उसमें भाई साहब 2% का TDS का प्रोविजन भी इंट्रोड्यूस हो गया, रिकमेंड हो गया, आ जाएगा। तो सेक्शन 51 ऑफ द CGST एक्ट में भी चेंज होगा। फिर उसके बाद मोटरसाइकिल और कार्स जो है उनकी सीट्स में रेट्स में कुछ डिस्पैरिटी थी। मोटरसाइकिल के सीट्स के रेट को 28% पे चार्ज किया जाता था, कार वाले को 18 पे किया जाता था। तो दोनों को इक्वल कर दिया कि भी देखिए कार वाले को भी 28 पे करिए। चलिए फिर उसके बाद एक हेलीकॉप्टर्स, अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय हेलीकॉप्टर है तो अगर सीट शेयरिंग बेसिस पे हेलीकॉप्टर जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी यहाँ पर उड़ रहा है और सीट शेयरिंग बेसिस पे उड़ रहा है तो भाई साहब इसका रेट जो है वो 5% बता दिया है। लेकिन अगर आप इसको चार्टर हेलीकॉप्टर की तरह यूज करते हैं, मतलब फुल बुक कर लेते हैं, आप उसमें 1 जाए, 2 जाए, 4 जाए, तो भाई साहब उसका रेट जो है 18% ही चलेगा, वो बता दें। फिर उन्होंने कहा एक क्लैरिफिकेशन और कही कि फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्सेज जो DGCA ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर वो करेंगे तो एग्जेम्प्ट है, इसके लिए सर्कुलर है। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सरकार बड़ा प्रमोट करना चाहती है, तो उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सप्लाई को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, इसके ऊपर भी सर्कुलर आएगा। प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं तो एक प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस लगाते हैं, PLC लगाते हैं। अगर वो PLC कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के प्राइस के साथ ही चार्ज किया जाता है तो वो कंपोजिट सप्लाई हो जाता है। कंपोजिट सप्लाई के ऊपर एक और बात की गई है, तो उन्होंने कहा कि हम इसको क्लैरिफाई करेंगे, मतलब सर्कुलर निकालेंगे कि अगर बिल्डर जो है, डेवलपर जो है, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज और PLC प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस दोनों को साइमल्टेनियसली लेता है, एक ही इनवॉइस पे लेता है, तो साहब वो कंस्ट्रक्शन सर्विस का ही प्रिंसिपल सप्लाई होगा, कंपोजिट सप्लाई होगा। जो रेट कंस्ट्रक्शन पे लगेगा वही PLC पे लगेगा। सिमिलरली यहां पर ही मैं आपको कंपोजिट सप्लाई का एक और प्रपोजल बता दूं GTA के ऊपर। GTA जैसे लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चार्जेस भी कई बार चार्ज करता है, वेयर हाउसिंग कई बार चार्ज करता है। बट इफ इट इज लिंक्ड विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड बाय GTA, देन सर वो सारा अगेन एंसिलरी सर्विस है। प्रिंसिपल सप्लाई, GTA सप्लाई, कंसाइनमेंट नोट इशू होगा उसका, और उसके साथ ही वो चार्ज हो जाएगा। तो भाई साहब जो बाकी लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ये सब चार्जेस है, दैट इज पार्ट ऑफ द composite supply of principal supply of GTA only, and whatever the rate would be applicable to GTA, that rate would apply to GTA. Then affiliation services पे बहुत झगड़ा चल रहा है। DGGI ने बहुत सारे एडजुडिकेशन इन्फोर्समेंट नोटिसेज निकाले हैं, इन्फोर्समेंट किए, फिर नोटिसेज निकाले। तो अब उसको उन्होंने क्या कहा भी देखिए ऐसा है कि CBSE जो है वो तो टैक्सेबल बोर्ड है, लेकिन अगर जो बोर्ड्स एफिलिएशन सर्विसेज देते हैं, स्टेट सेंट्रल बोर्ड्स, एजुकेशन बोर्ड्स, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स को ही देते हैं, प्रोस्पेक्टिवली उसको एग्जेम्प्ट कर दिया। आई डोंट नो व्हाई उसको गवर्नमेंट स्कूल को एक एग्जेम्प्ट किया, कभी प्राइवेट स्कूल्स को जो एफिलिएशन बोर्ड से मिलेगा, स्टेट या सेंट्रल बोर्ड से, या तो वो मिलता नहीं है क्या? अगर मिलता है तो भाई आपने प्राइवेट स्कूल की एजुकेशन को क्यों एक्सपेंसिव कर दिया, गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन को क्यों सस्ता किया, आपने ये डिस्पैरिटी क्यों क्रिएट की? आई फेल टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया है, एज इज वेयर इज बेसिस। अब इन्होंने कहा कि 1 जुलाई 17 से 17 जून 2021 तक जो भी पास्ट पीरियड है वो एज इज वेयर इज बेसिस है। जो वट एवर आई कुड अंडरस्टैंड, एज इज वेयर इज बेसिस जो है वो यहाँ पर लगभग 6 या 7 बार इस प्रेस रिलीज में GST काउंसिल की यूज हुआ। तो उन्होंने कहा भाई हम उसको एज इज वेयर इज बेसिस, मतलब मेरे हिसाब से उसको रेगुलराइज कर देंगे, उसके ऊपर जो पास्ट ट्रीटमेंट हो गया उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, उसमें झगड़ा नहीं है। फिर इन्होंने जो फॉरेन एयरलाइंस हैं जो यहाँ सिचुएटेड है और वो बाहर से कोई सर्विसेज लेती हैं अपनी बाहर के ऑफिस से जो एस्टैब्लिश्ड हैं और कोई वैल्यू डिस्चार्ज नहीं करती, जैसे पहले एक सर्कुलर भी आया, तो उनको यहाँ पर कहा कि भैया आप एग्जेम्प्ट हैं, उस पर आपको कोई रिवर्स चार्जिंग टैक्स नहीं देना। इनफैक्ट मैं आज कल सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो जो हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी मल्होत्रा साहब है उन्होंने कहा कि दिस इज द सेम फैसिलिटी विच इज प्रोवाइडेड टू इंडियन एयरलाइंस, द एयरलाइंस वो आर इंडियन ऑपरेटेड आर ऑपरेटिंग इन फॉरेन सॉइल, उनको भी ये फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल है। तो जस्ट टू ब्रिंग द पैरिटी हमने उसको यहाँ पर उनको दिया।
एक इंटरेस्टिंग रिवर्स चार्ज में और चेंज, पहले मैंने 4/17 CTR बताया मेटल स्क्रैप, अब आपको मैं बता रहा हूँ रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी अगेन वुड ब्रिंग इनटू RCM। अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है और URP टू RP है सर, तो साहब आपको RP को रिवर्स चार्ज में टैक्स देना है। नोटिफिकेशन 13/17 शैल बी सूटेबली अमेंडेड। एंड मैंने GTA वाली बात कर ली। उसके बाद और यस 128 कैपिटल A जो हमारा प्रोविजन आया कि 73 के नोटिस होंगे तो उनका अगर टैक्स 31 मार्च 25 तक पे हो जाएगा तो इंटरेस्ट एंड पेनल्टी माफ हो जाएगी। तो उन्होंने कहा भी देखिए एक सर्कुलर हम निकालेंगे और उसके बाद जो इस 128 कैपिटल A जो सेक्शन 146 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2024 के हिसाब से इंप्लीमेंट होगा, उसकी डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन रखी जा रही है 1 नवंबर 2024 जो प्रेस रिलीज में। अब आप देखिए 19-20 के जो शो कॉज नोटिस हैं 73 के, उनके साथ क्या करना पड़ेगा, आपको लिंक करना पड़ेगा, यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस। फिर सिमिलरली जो ITC वाला मैंने आपसे शुरुआत में कहा था वीडियो की कि आप आखिर तक बने रहेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग बातें पता लगेंगी, तो कृपया आखिर तक बने रहें, अभी भी आप बीच में मत छोड़ कर जाइएगा। तो अब 16, 5 और 6 को भी उन्होंने कहा कि देखिए हम एक सेपरेट सर्कुलर निकालेंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, पास्ट में अगर किसी ने अपील फाइल की है, किसी ने अपील फाइल नहीं की है, टैक्स पे हो गया है, नहीं हुआ है, सब कैसे, उन सब केसेस को कैसे डील किया जाएगा 16(4) के, तो उसके लिए एक सर्कुलर निकाला जाएगा। फिर रिफंड के ऊपर रूल 89 और 96 का एक प्रोविजन है कि भाई अगर आपने कुछ स्पेसिफिक नोटिफिकेशन है उनके बेनिफिट लेके इंपोर्ट किया है तो आपको IGST जो है वो रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में अगर आपने IGST दे दिया तो उसका रिफंड मिल जाएगा, और कुछ उसमें चेंजेस और हैं वो डिटेल में हम यहाँ चर्चा नहीं कर सकते। फिर उसके बाद उन्होंने POS की बात की कि हम एक सर्कुलर निकालेंगे, अगर इंडियन एडवर्टाइजिंग कंपनीज फॉरेन एंटिटीज को एडवर्टाइजिंग सर्विसेज देती हैं तो उसका POS क्या होगा, एक सर्कुलर निकाला। फिर जो डेमो व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स, व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स यूज करते हैं उनके ITC का क्या होगा, सर्कुलर निकाला जाएगा। फिर उसके बाद POS के ऊपर एक और सर्कुलर निकाला जाएगा, बताया जाएगा कि जो क्लाउड होस्टिंग सर्विसेज इंडियन प्रोवाइडर्स देते हैं टू पीपल लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, उनका POS क्या होगा ये बताया जाएगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, B2B में तो हमारी E-इनवॉइसिंग है, अब ये प्रपोजल आया है कि B2C में भी E-इनवॉइसिंग। इसके लिए उन्होंने कहा भी देखिए एक तो हम इसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो कंज्यूमर्स को मिलें, कंज्यूमर को पता लगे कि ये इनवॉइस कटा है एक्चुअली या नहीं कटा है। फिर एक एडिशनल बात जो रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब ने कही, मल्होत्रा साहब ने, कि भाई देखिए हम क्या चाहते हैं, एक प्रोविजन है IGST में जिसमें लिखा है कि जो फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आता है और जब वो बाहर जाता है, इंडिया में आता है, कुछ मटेरियल यहाँ पर परचेज करता है और उस मटेरियल को लेके बाहर जाता है, तो जो भी उसके ऊपर टैक्स यहाँ पर कलेक्ट होता है, मान लीजिए इंडिया फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में दिल्ली में आया, करोल बाग गया, वहाँ पर उसने एक पर्टिकुलर मोबाइल खरीदा और मोबाइल खरीद कर वो उसको लेकर आउटसाइड इंडिया जा रहा है, तो प्रोविजन ये है कि जो मोबाइल के ऊपर GST यहाँ कलेक्ट किया गया उसको जब वो आउटसाइड इंडिया जाएगा तो कस्टम अथॉरिटी से वो उसका रिफंड क्लेम कर सकता है। अब डिपार्टमेंट हाउ वुड कम टू नो कि वो एक्चुअली बिका है यहीं पर प्रोक्योर हुआ है, तो उन्होंने B2C स्पेसिफिकली इन केस ऑफ फॉरेन टूरिस्ट, हालांकि B2C वॉलंटरी बेसिस पर लाया गया अभी, लेकिन B2C ऑब्जेक्टिव यही बताया गया बाय द मिस्टर रेवेन्यू सेक्रेटरी कि हम उस रिफंड प्रोविजन को भी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस B2C E-इनवॉइस। आखिरी जो प्रपोजल है वो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है। देखिए आपको पता होगा कि एक RCM लेजर आया है, एक ITC रीक्लेम लेजर आया था पिछले साल, अब उस और एक और प्रपोजल है यहाँ पर कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, कि आपके पास जब भी GSTR 1 फाइल होगा आपके पास पोर्टल पे नज़र आएगा कि भाई ये आपका इनवॉइस है तो आप टिक कर सकते हैं, आपका नहीं है तो नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। जो ओरिजिनली GSTR 2 के प्रोविजंस थे वो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम से आएंगे। अब इसके ऊपर कोई लॉ तो लाया नहीं गया अभी तक। इनफैक्ट जो रीक्लेम वाला लेजर था, जो टेम्पररी और हम परमानेंट रिवर्सल्स की बात कर रहे थे पिछले साल तक इसी दिनों में, उसके ऊपर भी कोई कानून नहीं है, वो सिर्फ पोर्टल ने इम्प्लीमेंट किया एडवाइजरी के माध्यम से। अभी भी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम एडवाइजरी लाया, RCM का एडवाइजरी लाया, तो सबकी नोटिंग करवा दी गई,
मेरे हिसाब से इसको रेगुलराइज कराया गया है, सारी बातों को जीएसटी काउंसिल से रिकमेंड कराया गया है, जिससे कि कानून बनने में आसानी हो, कल को इसको कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके। तो ये सारी चेंजेस थे। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन क्या अगर आपको सारी बातें बतानी थी तो थोड़ा सा तो समय लेना था। हाँ, हमने जो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा हैं और रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं उनसे आधा समय लिया है ये सारे प्रपोजल्स आपको बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपका आभार इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।